आओ आप लोग। आज का जो क्लास है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। कंपटीशन से लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशन तक, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे हम लोगों से सवाल हम लोग लिख सके, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है इसका नाम है हम लोग हाइजेंस थ्योरी पे जो है ये हाइजेंस का प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे हम लोग बात, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाइजेंस साहब सर्वप्रथम ये प्रपोज किए कि लाइट जो है तरंग है, और हाइजेंस साहब ये बुझिए कि आपको न्यूटन के समकालीन है। न्यूटन बोले थे कि लाइट जो है पार्टिकल है, और हाइजेंस बोले कि लाइट जो है तरंग है, ठीक है। अब तरंग सिद्धांत के आधार पे हाइजेंस ये जो है तरंग सिद्धांत के आधार पे लाइट से संबंधित उनके जमाने में जितनी घटनाएं मालूम थी, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये तीन घटना नोन थी। इन घटना को एक्सप्लेन किए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं, और जो हम लोग एक तरीके से प्रूफ करेंगे कि हाइजन सिद्धांत के आधार पे रिफ्लेक्शन का जो दो ठो नियम है एंड रिफ्रैक्शन का जो दो ठो नियम है वो कैसे एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यही है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ बात आपको कंटेंट लिख दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। इसमें पहला देखिए क्या लिखा हुआ है कि लाइट वेव के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये मान लाइट वेव को हाइजेंस साहब मैकेनिकल वेव मान करके काम किए हैं, माना ये एज्यूम किए कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब एक ऐसा वेव जिसके प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत हो, पदार्थ माध्यम की जरूरत हो। माने जिस वेव के प्रोपगेशन के लिए, गमन के लिए एक पदार्थ माध्यम की जरूरत पड़ती है उसका नाम है आपका मैकेनिकल वेव। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये लाइट को एज्यूम किए कि लाइट इज मैकेनिकल वेव। लाइट वेव वाज सपोज टू बी ए मैकेनिकल वेव। इनके जमाने में की बात हो रही है। आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक ही नहीं, लेकिन इनके जमाने में लाइट को माना गया कि लाइट जो है मैकेनिकल वेव है। लाइट वेव वाज सपोज टू बी ए मैकेनिकल वेव। उसमें लिखा हुआ है ए वेव विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन इज कॉल्ड ए मैकेनिकल वेव, ठीक है। वीडियो एकदम आप लोग को एक कर देते हैं, स्टॉप करके आप कंटेंट को लिख लीजिएगा, समझ गए कि नहीं। उसके बाद हम लिख रहे हैं, अब मान लीजिए कि मैकेनिकल वेव है तो लोग के दिमाग में आया कि भाई सूरज से प्रकाश आता है धरती तक, बीच में तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो कैसे लाइट पहुंचता है। तो ये एज्यूम किए एक माध्यम एज्यूम किए कि नहीं कोई माध्यम है सूरज से लेकर के धरती के बीच में, उसी माध्यम से होकर के आता है, और उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम ये रखे ईथर, ठीक है। It was supposed that light travels in a hypothetical medium called ether, but the medium ether is never found. It was just a hypothetical medium assumed by Huygens. चूंकि उस समय लाइट को मैकेनिकल वेव मान करके ही ये अपना काम किए, ठीक है। और लिख दिया गया है टुडे वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज के डेट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट इट वाज नॉट नोन इन टाइम ऑफ हाइजेंस। ये हाइजेंस के समय में ये बात मालूम नहीं थी, समझ गए। एक बेसिक बात है, थोड़ा सा परिचय में हम लोग जान गए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है वेव थ्योरी से रिलेटेड। उसके बाद की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए
इसमें हम लोग बात करेंगे वेव ऑन वाटर सरफेस। वेव ऑन वाटर सरफेस, हम लोग वाटर के सतह पे जो है वेव तो देखे हैं आप लोग, उसी से हम लोग समझना शुरू करेंगे। देखिए मैंने कोई बात समझने के लिए कोई एग्जाम्पल चाहिए ना, तो उस एग्जाम्पल में यही है कि हम लोग पानी के सतह पे तरंग उठते हुए देखे हैं, ठीक है कि नहीं। पानी के सतह पे अगर आप एक पत्थर का टुकड़ा ड्रॉप करें, एक पॉन्ड है मान लीजिए, एक तालाब है, और उसमें आप क्या करिए कि आप पत्थर के टुकड़ा को ड्रॉप किए, तो आप लोग क्या देखते हो, आप लोग देखते हो कि उसके सतह पे एक सर्कुलर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। एक डिस्टरबेंस जो क्रिएट होता है पानी के सतह पर, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, हिंदी में बोलते हैं कि विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो वो आप लोग देखोगे तो एक सर्किल के रूप में दिखाई देता है, और ये जो सर्किल के रूप में दिखाई देता है ये स्टेशनरी नहीं है, ये प्रोपेगेट करता है, डिस्टरबेंस प्रोपेगेट करता है, और सतह पर किस स्पीड से जाएगा, ठीक है कि नहीं, वो जो फैलने का जो उसका स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है। वैसे भी किसी मीडियम में किसी मैकेनिकल वेव का स्पीड क्या होगा आप पहले से भी जानते हैं कि वो माध्यम का प्रॉपर्टी है। तो पानी की सतह पर वेव का स्पीड क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी है। तो पानी की सतह पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे, तो उसमें हम लोग क्या देखें, एक इसमें हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा वेव फ्रंट का, तरंगाग्र का बोलेंगे, एक कॉन्सेप्ट है हम लोग का वेव फ्रंट का। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक बना रहा है, ये देखो समझने के लिए। आप लोग ये देखो क्या किया गया है इसमें, यहाँ समझो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये समझो कि पानी के सतह पे हम लोगों ने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, ठीक है। पानी के सतह पे एक डिस्टरबेंस यहाँ पे हम क्रिएट किए, ये देखिए यहाँ पर ये बिंदु पे सपोज कीजिए कि एक हम लोग छोटा सा पत्थर का टुकड़ा वहाँ पे ड्रॉप किए। तो जब आप यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा ड्रॉप करते हैं तो सतह पे आप क्या देखते हैं, एक सर्किल के रूप में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और डिस्टरबेंस प्रोपेगेट करता है। ये डिस्टरबेंस जो है प्रोपेगेट करता है। अभी यहाँ पर मान लीजिए है ये स्थिति है, और यही थोड़ा देर के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ये आपको जो इतना जो दिख रहा है ना, आप समझिए एक ही का डिफरेंट टाइम पे पोजीशन दिखाया गया है। कि मान लीजिए शुरू में यहाँ पर है एक पार्टिकल के जैसा, और वो डिस्टरबेंस पानी के सतह पर क्रिएट हुआ, वो फैल करके यहाँ आया, थोड़ा देर के बाद यहाँ चला आया, थोड़ा देर के बाद यहाँ आया, थोड़ा देर के बाद यहाँ आया। तो आप क्या देखते हैं कि एक सर्कल के रूप में सतह पर जो है डिस्टरबेंस दिखता है, ठीक है कि नहीं, और ये डिस्टरबेंस जो है प्रोपेगेट करता है। डिस्टरबेंस आपको जो दिख रहा है ये आपका इस तरह से है, एक सर्कल के रूप में पानी की सतह पर बात कर रहे हैं, और ये आपका इधर वेव का प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है, देखिए ये एरो मार्क से दिखाया गया है, माने वेव जो है रेडियली जा रहा है, और जो डिस्टरबेंस है वो आपको इस सतह पर दिखेगा एक सर्कुलर फॉर्म में। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जो सर्कुलर फॉर्म में जो डिस्टरबेंस जो दिखाई देता है हम लोग कहते हैं दैट इज ए वेव फ्रंट, दैट इज ए तरंगाग्र। वेव का फ्रंट है, वेव फ्रंट, इट इज ए वेव फ्रंट, एक तरंगाग्र है, हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र, ठीक है। अब इसमें वास्तव में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप क्या करते, शुरू में क्या किए रहते कि ये जो है, एक मिनट के लिए ये देख लीजिए, आप यहाँ पे आइए इस फिगर में, हम लोग पानी की सतह पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पानी के सतह पर मान लीजिए ये जो बिंदु आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा डिस्टरबेंस का सेंटर है, यहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और ये प्रोपेगेट करना शुरू हुआ, ठीक है। अभी आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि अभी वो यहाँ पे है, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया t बराबर 0 पे, और सर्टेन टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचा। ये मान लीजिए अगर ये डिस्टरबेंस यहाँ पे अगर क्रिएट हुआ है t बराबर 0 टाइम पे, यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो ये प्रोपेगेट करना शुरू किया ऐसे, और ये हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है।
ये इधर भी जा रहा है, आप देखिएगा तो ये इधर भी जा रहा है, हर एक डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। आप क्या करिए, इसमें यहाँ से क्रिएट हुआ, हर एक डायरेक्शन में जाना शुरू किया। आप यहाँ पर क्या करें कि सपोज कीजिए कि आप पानी के सतह पे जहाँ आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले थे, जहाँ पर स्टोन का टुकड़ा, स्टोन चिप्स आप ड्रॉप करने वाले थे, वहाँ से एक रेडियस आर लेकर के एक सर्कल एज्यूम कर करके, और सपोज करिए कि एक बिंदु यहाँ है, ये यहाँ, इस पे आप क्या करिए, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रख दीजिए। थोड़ा समझ लीजिए, और उसके बाद इसका डिफिनीशन लिख दिए हैं, उसको लेकर के आपको याद कर लेना है, परीक्षा में लिख देना है। हम एग्जामिनेशन पे फोकस्ड हैं अभी, समझ गया कि नहीं। तो इस बिंदु से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ पानी की सतह पे, और चारों ओर फैलना शुरू किया सतह पे। तो अगर इसको सेंटर मान करके आर रेडियस का एक सर्किल हम यहाँ पर ले लें, एंड इसका जो जितना पॉइंट है हम एज्यूम करें या रखें कि आर रेडियस के सर्कल जो है, उस सर्कल के सरकमफरेंस पे हम क्या करें, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रख दें, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रख दें। तो देखिए क्या होगा, जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से क्रिएट होकर बढ़ना शुरू होगा, देखिए इस सतह के हर एक बिंदु पर एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो प्रोपेगेट कर रहा है सतह पर हर एक दिशा में। यहाँ से मान लीजिए कि आर डिस्टेंस तय करके यहाँ पर पहुंचेगा, तो वो यहाँ पर भी पहुंचेगा, वो यहाँ पर भी पहुंचेगा, इस तरह से सतह पर पहुंचेगा, नहीं होगा। यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो ये सतह पर फैलेगा चारों ओर। ये जो है कभी ये ऐसे रहा होगा, यहाँ इसको सेंटर मान करके ये इस तरह से सर्कल रहा होगा, फिर ये फैलते गया। यहाँ पर हम अगर कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रख दिए हैं, तो जब ये डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो सर्कल के हर एक बिंदु पर एक साथ पहुंचेगा। तो आप क्या देखिएगा कि जितना कागज का आप छोटा छोटा टुकड़ा रखे थे, ये सब एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ सब ऊपर जाएगा, और फिर एक साथ नीचे आएगा। नहीं समझे? माने क्या होगा कि यहाँ से जो समझ पा रहे हैं, अगर यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है यहाँ सेंटर से, तो यहाँ से चारों ओर फैलना शुरू किया। हम क्या किए हैं कि इसको सेंटर मान करके आर रेडियस के सर्कल एक एज्यूम किए, और उस सर्कल के हर एक बिंदु पे हम एज्यूम किए कि कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रख दिए। ठीक है, जब डिस्टर्बेंस यहाँ से जब फैलना शुरू किया, तो रेडियली हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो रेडियली हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ पर पहुंचेगा आर डिस्टेंस तय करके, यहाँ पे हर एक जगह ये आर डिस्टेंस ट्रेवल कर करके पहुंचा। तो ये जो सर्कल आप जो बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रखे हुए हैं, इस पूरा सर्कल के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचेगा। तब पूरा सर्कल का जो बिंदु है, ये क्या करेगा, एक साथ ऊपर जाएगा, फिर एक साथ नीचे आएगा। समझ गए? एक साथ ऊपर जाएगा, फिर एक साथ नीचे जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? समझ गए कि एक साथ ऊपर जाएगा, फिर एक साथ नीचे आएगा। ये इनके ऊपर नीचे जाने से ही आपको जो सतह जो दिखता है, आपको ये जो है, ये पूरा सर्कल जो है, आप देखिएगा कि सर्कल के रूप में आपको डिस्टर्बेंस दिखता है। क्योंकि जब यहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट किया, हर एक डायरेक्शन में एक खास टाइम में बराबर आर डिस्टेंस मान लीजिए तय किया, तो आर रेडियस का एक सर्कल अगर सोचें, तो उस सर्कल के हर एक बिंदु पे डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचा। सब पे कागज का टुकड़ा हम रख दिए थे, तो क्या हुआ, सब कागज का टुकड़ा एक साथ ऊपर उठा, फिर एक साथ नीचे आया। तो एक फेज में, इसी को कहते हैं एक फेज में ओसिलेट किया, एक फेज में दोलन किया, एक साथ उठा, ये सर्कल पर जितने बिंदु थे एक साथ ऊपर गया, एक साथ नीचे आया। उनके ऊपर नीचे जाने से ही आपको इस तरह का सतह डेवलप किया हुआ दिख रहा था। समझ गया कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? एक साथ ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है,
ये आपका जो सर्कल के रूप में जो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? ये एक वेव फ्रंट है। हिंदी में क्या बोलेंगे? तरंगाग्र है। एक ऐसा सतह जहां जिसके हर एक बिंदु एक फेज में ओसिलेट करते हो, तो ऐसे बिंदुओं से होता हुआ जो सतह मिलेगा या दैट इज ए वेव फ्रंट। यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा है, इस केस में क्या होगा? एक सर्कल मिलेगा। तो ये आपका जो है दिस इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। अब ये यहाँ पर रुकेगा नहीं ये वेव फ्रंट, ये आगे बढ़ेगा। आप तो देखे हैं एक जगह जो क्रिएट होता है तो रुकता नहीं, ये आगे बढ़ेगा। थोड़ा देर के बाद और आगे जाएगा, थोड़ी देर के बाद और जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे, अगर एक दूसरा सर्किल की हम बात करें, इसी को सेंटर मान करके, तो अब इससे ज्यादा रेडियस का, ये भीतर वाला से ज्यादा रेडियस का है। इसके सतह पर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए, तो आप देखिएगा यहाँ 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 ये जो सतह पर अगर हम छोटा छोटा कागज का टुकड़ा अगर रख दे रहे हैं, तो ये देखिए ये जो डिस्टर्बेंस जो है यहाँ इसके भी हर एक बिंदु पर एक साथ पहुंचेगा, एंड ये भी एक साथ जो है हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए पहुंच रहा है। मान लीजिए यहाँ से जो क्रिएट हुआ वो यहाँ ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, ये अगर ये सेंटर है तो इसका ये सर्कल का हर एक बिंदु यहाँ से बराबर दूरी पर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सब जगह एक साथ पहुंचेगा। फिर ये डिस्टर्बेंस एक लार्जर रेडियस का सर्कल सोचिए, तो इसके सतह पर जितने बिंदु हैं सब एक साथ ऊपर उठेंगे, एक साथ नीचे आएंगे। इसको कहा जाता है फेज में ऑसिलेट करना। एक फेज में, ये फेज समझिए, फेज। आप लोग डांस कार्यक्रम देखे हो, सामूहिक नृत्य ग्रुप डांस, तो उसमें 5 आदमी डांस कर रहा है मान लीजिए, तो सबका एक पैर, मान लीजिए दाहिना पैर अगर उठेगा तो सब एक साथ एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर लौट करके आएगा एक साथ। तो आप लोग क्या कहिएगा? वो फेज में डांस होता है। एक कलाकार का हाथ अगर ऐसे उठा, सबका उठा, सब अगर नीचे आया तो सबका एक साथ आया। सैनिक को आप लोग देखे परेड करते हुए, तो परेड करता है सब, तो कैसे परेड करता है? सबका लेफ्ट राइट करते चल रहा है, तो सबका लेफ्ट मान लीजिए एक साथ ऊपर गया, एक साथ गया, फिर एक साथ आया, फिर सबका राइट एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे जाएगा। तो ये जो परेड हो रहा है कैसे होता है? एक फेज में होता है। एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे आना। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के मान लीजिए अबाउट मोशन हो रहा है, तो अगर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लीजिए दोनों दो पार्टिकल हैं, एक साथ ऊपर गए, फिर एक साथ मीन पोजीशन पे आए, फिर नीचे गए, फिर एक साथ आए। तो इस ढंग से अगर इस तरह से अगर दोलन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? दे आर ओसिलेटिंग इन फेज। फेज का मतलब समझ जाइए, समझ गया कि नहीं? फेज में दोलन करने का मतलब क्या हुआ? दो पार्टिकल फेज में दोलन कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एंड यहाँ है, तो दोनों क्या करेंगे? एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ फिर माने अगर एसएचएम कर रहा है तो पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे ओसिलेशन होता है उस तरह से कर रहा है, तो मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, ये दोनों पार्टिकल एक साथ ऊपर गए एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पे आया, फिर एक साथ बॉटम में गए एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन पे, फिर मीन पे आया। तो एक साथ अगर दोनों ओसिलेट कर रहे हैं तो दे आर सेड टू बी ओसिलेटिंग इन फेज। मतलब समझ में आ गया? तो ये जो सर्कल, जो आप पानी के सतह पर एक सर्कल का जो कल्पना किए, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ उसके सेंटर में, वहां से हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया, तो जो पानी का जो के सतह पर जो सर्कल था जिसका सेंटर जहां डिस्टर्बेंस था वहां था, तो यहाँ से जब हर एक डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर यहाँ पर क्रिएट हुआ मान लीजिए t=0 पे, अगर t टाइम के बाद सोचिएगा तो vt दूरी तय करेगा। तो vt रेडियस का अगर एक सर्कल की कल्पना करिएगा, तो उस vt रेडियस के सर्कल के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा तो उस सर्कल के सतह पर जितने बिंदु होंगे दे विल ओसिलेट इन फेज। सब एक साथ जाएंगे ऊपर, सब एक साथ नीचे आएंगे। अगर एक मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट कर रहे हैं तो ऊपर गए, नीचे गए, फिर नीचे, इस तरह से एक साथ दे आर ओसिलेटिंग इन फेज। तो आप समझ पाए कि नहीं समझे? तो इस तरह से वाटर के सतह पर जो है आपको सर्कल के रूप में डिस्टर्बेंस दिखता है, एंड दैट इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डिफिनेशन कोई बोलेगा तो क्या बोलिएगा? ऐसे सतह
जिसके हर एक बिंदु पर माध्यम के कण के जो है एक साथ ओसिलेशन कर रहे हो, एक फेज में ओसिलेशन कर रहे हैं, एक कला में कर रहे हो, तो इस सतह को हम लोग बोलेंगे कि दैट इज ए वेव फ्रंट। समझ गए कि नहीं? दैट इज ए वेव फ्रंट। तो वेव का प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। देख लीजिए, अगर वेव मान लीजिए ऐसे, वेव फ्रंट अगर ऐसे है तो वेव कैसे जा रहा है? रेडियली। वेव कैसे जा रहा है? रेडियली। किसी भी जगह पे ये ऐसे है, ये ऐसे, समझ गया कि नहीं? ये कैसे जा रहा है? वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या है? रेडियल है। वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या है? रेडियल है। वेव फ्रंट क्या है? सर्कल के रूप में है यहाँ पानी की सतह पे। तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट तो आ गया, ठीक है कि नहीं? और ये फैलते जाएगा कांस्टेंट स्पीड से। अगर डिस्टर्बेंस हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो यहाँ पर पहुंचा, इसके बाद इससे बड़ा सर्कल में पहुंचेगा। बोलिए, ये जो है ये रुकने नहीं जा रहा है, इससे भी बड़ा सर्कल बनेगा। ये अगर ऐसे है तो इस ढंग से पहुंचेगा, समझ पाए? इस ढंग से पहुंचेगा। और एक लार्जर, अब इसके सतह पे आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो इस सतह पर एक साथ पहुंचेगा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पर के जो कण होंगे एक फेज में ओसिलेट करेंगे, नहीं करेंगे क्या? यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये फैलेगा हर एक डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जब प्रोपेगेट कर रहा है, तो ये लार्जर रेडियस का जो सर्कल यहाँ पर सेंटर लेकर के हम सोचें, तो ये जब इस सतह पर पहुंचेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा? एक साथ जाएंगे और ये पूरा सतह के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस एक फेज में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। बोलेंगे ऐसा सतह जिस सतह के जितने बिंदु हैं वहां पर जितने पार्टिकल्स हैं, दोज ऑल पार्टिकल्स आर ओसिलेटिंग इन सेम फेज। एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ मीन पे आ रहे हैं, फिर लोएस्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, फिर मीन पे आ रहे हैं, एंड दे आर ओसिलेटिंग इन सेम फेज। तो ऐसा जो सतह होता है दैट इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। और हमेशा याद रखिएगा कि वेव का प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज योर परपेंडिकुलर टू, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये सर्कल के रूप में है तो रेडियली प्रोपेगेट कर रहा है। एक चीज और देखिए, आप ये आपका लिखा गया है, आपको यहाँ देखिए, यही भी आपको यहाँ पर ये था, और यहाँ पर इसका कंटेंट जो है हम आपको लिख दिए हैं आप लोग की जानकारी के लिए। ये देखिए, ये जितनी बातें हैं सब बातें लिख दी गई हैं, ठीक है? क्या लिखा गया है? द सरफेस थ्रू पॉइंट्स, the surface through points where the particles of the medium oscillate in same phase and have same amplitude। ये amplitude same की बात आप छोड़ भी सकते हैं, समझ गया कि नहीं? ठीक है, ये amplitude same भी वैसे मान लीजिए एक साथ ये सब कुछ होमोजेनियस है, इफ एवरीथिंग इज होमोजेनियस, तो एक साथ ओसिलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है? तो ये भी डिफिनीशन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि द सरफेस थ्रू। इतना भी अगर ये एम्पलीट्यूड वाला बात छोड़ भी देते हैं, केवल इतना ही लिखते हैं कि दे ओसिलेट इन फेज, तो अभी आपका काम बन जाएगा। समझ गया कि नहीं? लिख देते हैं तो गुड। तो लिखा गया द सरफेस थ्रू पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ओसिलेट इन सेम फेज एंड हैव सेम एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। समझ गया कि नहीं? इन अदर वर्ड्स, इसी को दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस तो समझते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लोकस हम लोग पढ़ा है, बिंदु पथ जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? इन अदर वर्ड्स द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच ओसिलेट इन सेम फेज इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच ओसिलेट इन सेम फेज इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, इज परपेंडिकुलर टू, ये वेव फ्रंट है, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वेव फ्रंट है ये।
परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, आप लोग को अगर लिखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, जितना से आप लोग का काम चले उसमें ऐसे एक ऐसा सतह जिस पर स्थित जो पॉइंट्स हैं दे ऑल ओसिलेट इन सेम फेज, देन दैट इज ए वेव फ्रंट। नहीं समझे? माने एक ऐसा सतह जिस पर के पार्टिकल्स जो है एक फेज में दोलन करते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज ए वेव फ्रंट। ओके, आप देख लिए सर्कुलर वेव फ्रंट, वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है? रेडियल है। ये आपको समझाए अभी। एक चीज और देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट की भी बात करिए। पानी की सतह पर तो आप सर्कुलर देखें, अब आप जो है थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा सा ओपन करिए और ऐसा समझिए कि एक पॉइंट सोर्स है और यहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और स्पेस में हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। एक पॉइंट सोर्स है, वहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड पूरे स्पेस के हर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, हर एक डायरेक्शन। तब इसको सेंटर मान करके अगर आप एक स्फेरिकल सतह सोचिएगा, इसको सेंटर मान करके अगर आप एक स्फेरिकल सतह सोचते हैं, सर्कुलर नहीं, पानी की सतह पर सर्कुलर दिखा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अपना वाइडन करिए अपना सोचने का तरीका। मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स होता, वहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और पूरा स्पेस के हर एक डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जाता है। तो इसको सेंटर मान करके अगर एक आर रेडियस का स्फीयर की कल्पना करें, आर रेडियस का एक हाइपोथेटिकल स्फीयर सोचें, तो उस सतह के जितने बिंदु होंगे हर एक पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि वेव का प्रोपेगेशन का स्पीड तो फिक्स्ड है। मान लीजिए यहाँ किसी बिंदु पर क्रिएट होता है t बराबर 0 पर डिस्टर्बेंस और v स्पीड से जाता है, t टाइम के बाद बात करें तो vt डिस्टेंस तय कर लेगा। देखिए vt रेडियस का, अगर vt रेडियस का एक हम लोग सतह ले, vt रेडियस का एक स्फेरिकल सतह की कल्पना करें, तो उस सतह के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस एक साथ जाएगा, तब हम लोग का वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? एक स्फीयर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्या हो जाएगा? एक स्फीयर हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें हम लोग लिख दिए हैं, इफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एट ए पॉइंट in a medium travels through the medium with constant speed in all direction, then the resulting wave front is called a spherical wave front। नहीं समझे? If disturbance created at a point at a point in a medium travels through the medium with constant speed in all directions, then the resulting wave front is called spherical wave front। वो spherical wave front हो जाएगा। इसको कुछ आप ऐसे समझिए, इसका सेंटर है, थ्री डी फैक्टर। एक स्फीयर लग रहा है, ये स्फीयर है, एक स्फीयर की तरह 3D फीलिंग होगा आपको। और यहाँ से देखिए, यहाँ से वेव जो है प्रोपेगेट करके ऐसे जा रहा है हर एक डायरेक्शन में, यहाँ से दिस कुछ समझ पाए कि नहीं हम? अगर इसको सेंटर मान करके एक हम ए स्फीयर की कल्पना करें, एक स्फेरिकल सतह है, तो इस स्फेरिकल सतह के हर एक बिंदु पे हमको क्या होगा? ये जो स्फेरिकल सतह दिख रहा है, इस स्फेरिकल सतह के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का हम सोचें कि ये रेडियस r है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट अगर हो रहा है t बराबर 0 पे,
v स्पीड से प्रोपेगेट कर रहा है तो ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, यहाँ पर पहुंचेगा t बराबर t पे, ये जो है vt डिस्टेंस तय किया होगा। तो vt डिस्टेंस तय करेगा तो ये जो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसका रेडियस हो जाएगा कि नहीं vt। तो vt रेडियस क्या कर रहा है, एक हम सतह की कल्पना करें तो क्या होगा, एक हमको गोलीय सतह मिलेगा, वहां पर डिस्टर्बेंस सेम फेज में होगा। उस गोलीय सतह पर जितने बिंदु होंगे दे ऑल विल ओसिलेट इन फेज, है कि नहीं। तो हमको वेव फ्रंट जो मिलेगा क्या होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इसलिए क्योंकि हमको इस केस में यहाँ जो केस बनेगा, जो सिचुएशन डेवलप करेगा, इसको सेंटर मान करके हम अनंत स्फेरिकल सतह सोच सकते हैं। तो किसी एक स्फेरिकल सतह की बात करें, यहाँ से डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा तो उस एक स्फेरिकल सतह पे अगर बात करिएगा तो जितने पार्टिकल्स हैं दे ऑल ओसिलेट इन फेज। अगर एक अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे है तो सब टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा ओसिलेशन के दरमियान। तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पे क्या मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। आप समझ गए कि नहीं, वेव फ्रंट समझ गए। मैंने अगर एक पॉइंट से पॉइंट सोर्स से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो करके किसी माध्यम में हर एक डायरेक्शन में अगर वो प्रोपेगेट करेगा तो उसको सेंटर मान करके एक आर रेडियस का स्फेयर की कल्पना करेंगे। तो उस रेडियस के सतह पर जितने बिंदु होंगे सब क्या होंगे, एक फेज में डिस्टर्बेंस करेंगे। और वहीं जो है स्फेरिकल सतह आपको फैलता हुआ दिखेगा, तो ये चारों ओर स्फेरिकली फैलेगा। जहाँ पानी की सतह पर रेडियली लग रहा था, फैल रहा था, यहाँ एक स्फेरिकल सतह होगा जो चारों ओर फैलेगा। अब फिर अगला एक लार्जर रेडियस के सतह पर वेव फ्रंट पहुंचेगा। नहीं समझे, आप समझ गए हैं कि नहीं। तो इस तरह की बात होगा। तो आप अगर डिफिनीशन लिखना चाहिए, मेन है परीक्षा में लिखेंगे क्या, तो उसके लिए ये डिफिनीशन चलेगा। ठीक है, इसका हिंदी में भी हम लिखे हैं, देखिए वेव फ्रंट का डिफिनीशन। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद कर लीजिए। ऐसे बिंदुओं से होकर एक सतह जहां पर माध्यम के कण एक ही कला में कंपन करते हों तो ऐसे सतह को तरंगाग्र कहा जाता है। नहीं समझ में आया, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो जस्ट आप याद कर लीजिए कि ऐसे बिंदुओं से होकर एक सतह जहां पर माध्यम के कण एक ही फेज में, सेम फेज में कंपन करते हों तो ऐसे सतह को तरंगाग्र, ऐसे सतह को तरंगाग्र वेव फ्रंट कहा जाता है। हो जाएगा। अच्छा, इसी को दूसरे शब्द में लिखिए, क्या कहिएगा दूसरे शब्द में, समान कला में दोलन करते सभी बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में दोलन करते सभी बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। आई होप अब क्लियर हो चुका है। तरंगाग्र जो है आपको जो है के परपेंडिकुलर ही वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन रहेगा। मन सर्कल है उसमें भी रेडियल, स्फीयर है उसमें भी रेडियल, तो वेव फ्रंट जो होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द वेव का प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये आपको लिख दीजिएगा कि नहीं, परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है, तरंगाग्र को परिभाषित करें, तो इतना ही लिख दीजिए, कुछ फिगर बना दीजिए, पॉइंट सोर्स वाला पानी के सतह पर दिखा दीजिए सर्कुलर वेव फ्रंट, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट भी बता दीजिए कि पॉइंट सोर्स होगा, वहां से अगर हर एक डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपेगेट कर रहा है, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट प्राप्त होगा इट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। आप बता सकते हैं। और हमेशा एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है कि वेव का प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन होता है इट इज, मतलब उसका आंसर होगा इट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग जो है हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करने चल रहे हैं। ये हाइजेंस का सिद्धांत क्या है, हाइजेंस साहब का कुछ अपना जो दिए वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी का उनका प्रिंसिपल क्या था, उसमें क्या बात, वो क्या बात बताए, ठीक है कि नहीं।
अब आपको परीक्षा के अगर मान लीजिए कि शॉर्ट आंसर में पूछता है, एक सवाल पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में कि हाइजेन के सिद्धांत को लिखिए, हाइजेन प्रिंसिपल को लिखिए, ठीक है कि नहीं। तो ये इसमें क्या है, इसके प्रिंसिपल में आप लोग को जानकारी के लिए ये क्या बोलते हैं कि पहले एक बात इसमें समझ एक बार देख लीजिए आप लोग यहाँ, when different points of an arbitrary surface are reached by a wave front, they become secondary sources of light, emitting secondary spherical wavelets. The geometrical envelope of all these secondary wavelets in forward direction at any later time is the new position of the original wave front. कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्या आया समझ में? थोड़ा हिंदी वाला देखिए, ये हिंदी वाला में है, आप इसको गौर करके देखें। तो ये क्या है, जब किसी सतह के विभिन्न बिंदु पर एक तरंगाग्र पहुंचता है तो वे बिंदु प्रकाश के द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तथा उन बिंदुओं से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। बाद के किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई आगे की दिशा की सतह ही मूल तरंगाग्र की नई स्थिति होती है। इसको थोड़ा सा समझिए अब आप लोग, इसको हम आपको समझा देते हैं, आप लोग इसको समझिए कुछ आकर के देखिए। वैसे इन जनरल आप समझ लीजिए, एक सेकेंड, ठंडी आज बहुत ज्यादा है। आप यहां देखिए, वेव प्रोपेगेट कैसे करता है, एक सिंपल सी बात है। हम यहां से बोल रहे हैं और आपके पास डिस्टरबेंस पहुंचा, आप सुन रहे हैं उसको, साउंड वेव की ही बात करें, यहां से बोल रहे हैं एंड आप सुन रहे हैं, तो कैसे यहां से वहां तक वेव पहुंचता है, आपके कान तक कैसे पहुंचता है? क्या मेरे मुंह पर के पास का जो कण है वही कण तो यहां से कूद कूद करके आपके कान में नहीं जा रहा है? तो क्या होगा, जब एक कण डिस्टर्ब होता है तो उसके बगल वाला कण डिस्टर्ब होता है, फिर वो डिस्टर्ब होता है। तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मुंह के पास का कण जो है डिस्टर्बेंस किया, वो डिस्टर्ब हुआ, तो जब वो डिस्टर्ब हुआ तो वहां से डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करना शुरू हुआ। अब वो डिस्टर्बेंस आगे के किसी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो जब वहां पर पहुंचेगा तो जो आगे का बिंदु है वो क्या होगा, अब वो डिस्टर्ब होगा, वो भी उसी तरह का मोशन एग्जीक्यूट करेगा जिस तरह का मोशन सोर्स पर के पार्टिकल किया था। तो जब वो करेगा तो फिर उसके आगे डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगा। कुछ वैसा ही बात है इसमें, आप एक सिंपल ढंग से समझिए। हम लोग क्या करें इसको समझने के लिए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जो है एक आर्क की कल्पना कर रहे हैं, और यहाँ पर समझ लीजिए कि हम यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ से हम डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना है, बड़ी मजेदार बात है, समझ गए ना? इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लीजिए ऐसे, अच्छा रहता है कि हम लोग सर्किल बना ही लेते, एक सर्कल बना लेते हैं थोड़ा देर, चाहे छोड़िए इसी से काम चलाइए। आप यहाँ देखिए, एक ऐसे एक सतह है, ठीक है, मान लीजिए कि एक सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर इस बिंदु पे है। सुविधा के लिए हम सर्कुलर आर्क की बात कर रहे हैं, वैसे किसी भी सतह के लिए एप्लीकेबल है। समझ गए? इस बात को समझिए, इसको समझिए क्या बात है। एक शब्द हम लोग बोलते हैं तरंगिका या तरंगिणी, एक हम लोग शब्द बोल रहे हैं, देखिए एक शब्द बोल रहे हैं हम लोग वेव, एक शब्द हम लोग बोल रहे हैं वेवलेट।
इसको हम क्या बोलते हैं, वेव को बोल रहे हैं, ये तरंग हिंदी में बोलेंगे, और इसको बोलेंगे तरंगिका। तरंगिका, इसको कहीं कहीं तरंगिणी भी लोग बोलता है, तो हम लोग तरंगिका ही बोले इसको। तो वेव ना, वेव लेंथ नहीं, इट इज नॉट वेव लेंथ, इट इज नॉट वेव फ्रंट। मिलता है, वेव से जुड़ता हुआ शब्द है वेव लेंथ, वेव फ्रंट, एंड दिस इज वेव लेट, तरंगिका बोलेंगे। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ ये बिंदु है, और यहाँ से जो है आप सपोज करिए कि यहाँ से ये कोई एक सतह है, इस सतह का नाम हम रख देते हैं सिग्मा, नाम रख दिए सिग्मा सतह, और ये आपका एक सेंटर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ये प्रोपेगेट किया इधर, बोलिए ऐसे समझिए, इसका सेंटर यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ से डिस्टर्बेंस जब क्रिएट हुआ तो आगे गया, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ से ये इस तरह का, ये इस तरह से बनते बनते यहाँ तक पहुंचा होगा, बोलो ना, ये वेव फ्रंट जो बना होगा यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसका एक पार्ट दिखा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा। तो ये कैसे प्रोपगेट करता है, इसी बात को समझाने के लिए ये अपना थ्योरी दिए हैं। ये मान लीजिए कि हम लोग एक ऐसे सतह की बात करें, यहाँ पर एक बिंदु है, ध्यान देकर के तुम लोग सुनो, यहाँ से क्रिएट हुआ, हम इस सतह की बात किए, तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस पहुंचा। अब देखिए यहाँ से निकला हुआ डिस्टर्बेंस यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ से निकला हुआ डिस्टर्बेंस यहाँ भी पहुंचेगा, एक साथ पहुंचेगा। चूंकि हम मान रहे हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक कि नहीं। अगर हम यहाँ पे यहाँ पर अगर t बराबर 0 पे है, और यहाँ पर t बराबर मान लीजिए t1 है, t1 टाइम पे यहाँ पर पहुँचता है, तो ये जो रेडियस यहाँ पर जो बनेगा, अभी जो रेडियस जो बनेगा, ये रेडियस कितना होगा, अगर इस रेडियस को हम a कहें, ये रेडियस कितना हो जाएगा v इंटू t1, v स्पीड से अगर चल रहा है, t1 टाइम में v t1 डिस्टेंस तय करेगा ना, तो उतना ही ना दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचेगा, इस सतह पर पहुंचेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ तक ये पहुंच गया, अब इसके आगे का खेल अगर हमको समझना है कि आगे भाई डिस्टर्बेंस किस तरह से बढ़ता है, ये यहाँ से भी, ये सब जगह ऐसा ही हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस सतह के पास। तो यहाँ से जब डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा, इस बिंदु पर पहुंचा, या मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु पर पहुंचा, ऐसे डिस्टर्बेंस, तो ये सब जगह पे एक साथ पहुंचा, तो ये हमको एक वेव फ्रंट मिला कि नहीं। अगर यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, एक सतह है, तो इस सतह के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचेगा, सब दिशा में एक समान ढंग से, एक समान चाल से जा रहा है, तब v इंटू t1 दूरी तय कर करके जब पहुंचेगा, ये सेंटर है, तो ये यहाँ एक सतह होगा, इस सतह के हर एक बिंदु पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचेगा। ये सतह सिग्मा के पर जितने बिंदु हैं, दे ऑल विल ओसिलेट इन फेज, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होने जा रहा है, अब जब इस सतह पर जब पहुंचेंगे, तो ये थ्योरी क्या कहता है कि जब किसी सतह पर कोई डिस्टर्बेंस पहुंचता है, तो उस सतह पर जितने बिंदु हैं, अब वो एक नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बनता है, नया सोर्स बन जाता है वो। एक तो ओरिजिनल सोर्स हुआ जो एक वेव को मान लीजिए भेजा, तो जब इस सतह पर जब पहुंचेगा, तो ये बात तो जानते हो ना कि इस सतह पर के बिंदु क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो इस सतह पर के बिंदु के कंपन करने, वाइब्रेट करने के चलते ही डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। नहीं, बात समझ में आई। अगर ये जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, ये सतह ऐसा हार्ड सतह होता कि इस सतह पर के जितने बिंदु हैं, कोई बिंदु ओसिलेट ही नहीं करते, तो डिस्टर्बेंस के आगे जाने का कोई बात नहीं उठता। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि नहीं, एक कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर सतह है, इस सतह पर मान लीजिए यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इस सतह पर एक साथ पहुंचा, तो ये सतह पर के जितने बिंदु हैं, सब बिंदु एक साथ लाइट के सेकेंडरी सोर्स बनेंगे। एक तो मान लीजिए ये प्राइमरी सोर्स है जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और ये जो सतह पर जब पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा,
कि लाइट का सेकेंडरी सोर्स बनेगा। तो जब लाइट का जब सेकेंडरी सोर्स बनेगा तो यहाँ से फिर ये सब कंपन करेंगे, ओसिलेट करेंगे, इनके ओसिलेट करने से फिर डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से यहाँ पर कंपन हुआ था, देखिए जिस तरह से यहाँ पर कंपन हुआ था यहाँ से स्फेरिकल वेव निकल करके आगे बढ़ा, उसी तरह से जब इस सतह के डिफरेंट बिंदु पर डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो इस सतह पर के जितने बिंदु हैं सारे के सारे बिंदु लाइट के सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। मतलब फिर दूसरा, एक तो प्राइमरी हो गया, अब बाद में जितने हैं क्या है, दे आर सेकेंडरी। तो इस सतह पर जितने बिंदु हैं वो लाइट के क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। अब जब सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे तो जब ये सोर्स बनेंगे तो फिर इसके सतह से स्फेरिकल वेव को ये भेजेगा। तो उसको हम लोग नाम बदल दिए, उसका नाम हम रख दिए हैं वेवलेट, तरंगिका। एक को बोले वेव, आज जो इस सतह के डिफरेंट पॉइंट पर जब वेव पहुंचा, डिस्टर्बेंस पहुंचा, वेव या डिस्टर्बेंस जब पहुंचा तो इस सतह पर के जितने बिंदु थे सब सेकेंडरी सोर्स हुए। अब ये भी ऑसिलेट करेंगे, इनके ऑसिलेट करने से यहाँ से स्फेरिकल वेवलेट निकलेंगे, माने ये स्फेरिकल वेव ये भी भेजेगा। भाई जैसा यहाँ पे हुआ है वैसा ही तो इस तरह से होगा। जब इस सतह पर पहुंचेंगे तो सतह के जो बिंदु है वो वही खेल खेलेंगे जो खेल यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से अगर स्फेरिकल निकला था तो इस सतह के जो डिफरेंट बिंदु हैं, इन डिफरेंट बिंदु से भी क्या होगा, सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे। तो उनको हम लोग नाम रख दिए हैं वेवलेट। सेकेंडरी सोर्स जो हुआ, इस सतह के जो बिंदु हैं ये हो गया प्राइमरी सोर्स, इस सतह पर के जो बिंदु हैं वो लाइट के सेकेंडरी सोर्स बन गए। सेकेंडरी सोर्स बन गए तो वहां से जो स्फेरिकल वेव्स निकल करके प्रोपेगेट करेंगे, माध्यम में आगे बढ़ेंगे, तो वो जो सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से निकल करके आगे बढ़ेंगे, सेकेंडरी वेव्स कहें तो वो जो है उसको हम लोग नाम रख दिए हैं वेवलेट्स। उसका नाम रख दिया तरंगिका। सेकेंडरी सोर्स, दिस इज प्राइमरी सोर्स। आई सतह पर के जो बिंदु हैं दे आर सेकेंडरी सोर्स। इन सेकेंडरी सोर्स से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो भी स्फेरिकल शेप में निकलेगा, तो उसका नाम रहेगा वेवलेट। क्या नाम रहेगा, तरंगिका। अरे तरंग में से तरंगिका निकल गया, उसको बोलेंगे वेवलेट, तरंगिका बोलेंगे, कहीं कहीं लोग तरंगिणी भी बोलता है उसको, समझ गया कि नहीं। तो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। अब मान लीजिए ये हम क्या करें, इसको जो है ऐसे बना रहे हैं, तो देखिए यहां से तो यहां से ऐसे जब ये सोर्स बनेगा तो यहां से स्फेरिकल वेव बनेगा, इस स्फेरिकल वेव भेजेगा कि नहीं। तो हम लोग आगे वाला सोचेंगे, पीछे वाला नहीं। अगर ये सेकेंडरी सोर्स बनेगा तो क्या करेगा, यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, अब इसके हर एक बिंदु से निकलेंगे, ये जो है ना इसके हर एक बिंदु से निकलेंगे। तो आप ये आगे वाला जो निकल रहा है यहाँ से देखिए, आप इतना का कल्पना करिए, ये वाला का, ये पीछे वाला के बात ना करिए, ये इतना इतना देखे ना, इसी में से, ठीक है। और इससे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऐसे बना है ना, तो इसको हम इतना काट करके निकाल दिया ऐसे, ठीक है। ये ऐसे, एक मिनट के रुकिए, इसको लोकेट करने के लिए बना रहे हैं क्या, ये ऐसे, ठीक है। और इस पर हम क्या किए कि ऐसे, ये आर्क की तरह है, हम इसको ऐसे आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला, ये समझ गए, इसमें से निकला ना इस तरह से स्फेरिकल शेप में, कुछ निकला स्फेरिकल शेप में। तो आप आगे वाला पार्ट का बात करिएगा, ये सेकेंडरी सोर्स जब बनेगा, ये बिंदु जब सेकेंडरी सोर्स बनेगा तो ये सेकेंडरी वेव, ये जो वेव इमिट करेगा उसको क्या नाम रखेंगे, वेवलेट नाम रखेंगे। तो ये इस हर एक बिंदु से अब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, स्फेरिकल वेव्स यहाँ से निकल करके आगे बढ़ेंगे, उनका नाम होगा वेवलेट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स इसको बोले। तो ये वेवलेट्स यहाँ से निकले, ठीक है कि नहीं। ये यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब ये सबको जो हम आगे निकाल दे रहे हैं, इतना वाला ये
फिर ये आपका बूझिए ए ऐसे इसी में से है ये, है ना, और इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए है ये ऐसे दिखाई दिया है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं वाइट, चाहे ऐसे ही। ठीक है, ये इस तरह से है। अब देखिए क्या होगा, अब इस तरह का इसी का हम कॉपी कर करके, अब ये देखिए इस सतह पर जितने हैं इसको भी हटा दे रहे हैं। ये बनाने के लिए ये सेकेंडरी वेवलेट भेजे थे ना, ये तो हर एक जगह से भेजे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये ऐसे समझो, यहाँ से जो निकला था वो ऐसे था, खाली आगे वाले की बात कर रहे हैं। ये पूरा की बात करेंगे तो पूरा हमारा ऐसे है, ये पूरा तो ये अगर स्फेरिकल वेवलेट है तो ये तो पूरा सोर्स बना तो वो स्फेरिकल वेवलेट भेजा आगे पीछे सब, लेकिन आपको आगे वाले पे फोकस करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की दिशा में सोचना है। तो आगे की दिशा में तो आपको ये इस तरह से मिला था, कलर बदल दिए हैं। अब इस पर जितने बिंदु हैं, ध्यान दीजिए, इस पर जितने बिंदु आपको दिखाई दे, यहाँ यहाँ आप अनंत बिंदु है, इस पर अनंत बिंदु है। तो ये अच्छा, ये जितने बिंदु हैं सब एक साथ सोर्स बने हैं। कब सोर्स बने हैं, T1 टाइम पे बने हैं सब, ये सब T1 टाइम पे बने हैं। ये t बराबर 0 पे, ये क्या है, यहाँ पर t बराबर 0 पे एक T1 टाइम पे सब एक साथ सोर्स बने हैं। तो ये अब स्फेरिकल वेवलेट भेजना शुरू कर दिए, तरंगिका भेजना शुरू करिए, गोलीय तरंगिका भेजना, इसको क्या बोलेंगे, दीज ऑल पॉइंट्स आर सेंडिंग स्फेरिकल वेवलेट, गोलीय तरंगिका उत्सर्जित कर रहा है, इमिट कर रहा है, गोलीय तरंगिका उत्सर्जित कर रहा है। तब आगे के दिशा में इस तरह का होगा। तो ये जितने बिंदु हैं इस तरह से देखिए, यहां से मान लीजिए एक यहां से निकला तो इस तरह से निकलेगा कि नहीं, बोलो ना, ये ऐसे एक निकला, ये ऐसे, बोलिए, फिर यहां से ऐसा ही चीज जितना ही बढ़ा, यहां से एक ऐसे निकला, हर एक बिंदु से निकलेगा, बोलिए, हर एक बिंदु से स्फेरिकल निकलेगा। हम थोड़ा सुंदर लगने के लिए इस तरह से ले रहे हैं, ये है ना, ऐसे सबका ओरिएंटेशन सब स्फेरिकली ना निकलेगा यहाँ से, ये इस तरह से। देखते जाइए, हर एक बिंदु से निकला, सब बराबर हम इसको कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बराबर रेडियस का होगा, बोलो ना, कुछ बात समझ में आ रही है तुम लोग को, ये बात समझ गए तो सब काम हो जाएगा। ऐसे समझिए, इस सतह पर जब पहुंचा, जब डिस्टरबेंस पहुंचा तो इस सतह के जितने बिंदु थे, सपोज करिए इस सतह के जितने बिंदु थे, सारे के सारे बिंदु क्या हो गए, सब सोर्स बन गया, सब स्फेरिकल भेजेगा इस सतह के डिफरेंट पॉइंट्स है। हम खाली आगे वाला सोच रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे अनंत निकलेंगे कि नहीं। अब ये देखिए, आप अगर देखिएगा ये वाला को अगर आप कॉपी करें, ये जो ओरिजिनल ये वाला जो था ना, आप यहाँ देखिए, एक हम ऐसे ऐसे सतह देख रहे हैं आप, ये वाला सतह ऐसे था, तो ये जो सतह आपको जो दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे था, अब इसको देखिए, ये सबको ये छूता हुआ सतह आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही होगी, बात समझे कि नहीं। तो ये जितना यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकले हुए हैं, इन सभी सेकेंडरी वेवलेट को छूता हुआ जो ये सतह होगा, ऐसे स्पर्श करता हुआ जो सतह है,
ये सबको यही है आपका, ये बुझिए ये बना हुआ है। आप देखिए जो चीज यहाँ था ना, ऐसे ऐसे समझिए, ये चीज यहाँ था, ये सोर्स बने, यहाँ से डिस्टरबेंस निकले, सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो सब जगह से जो इस तरह से जो है, जब ये सोर्स हो गया तो इस तरह से जब भेजिए तो इन सबको छूता हुआ ये जो सतह यहाँ है, ये सतह बुझिए ये ऐसे आ गया जो सबको छू रहा है, ये सबको छूता हुआ जो सतह आपको मिल रहा है। ये बनाने में थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सबको छू रहा है कि नहीं। तो ये सबको छूता हुआ ये जो एक सतह मिलेगा किसी बाद के टाइम पे, देखिए ये कौन सा टाइम होगा, तो मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से जो फैला हुआ उसका एक रेडियस है। मान लीजिए ये जो फैला हुआ है यहाँ, ये T2 टाइम पर पहुंचा, तो T1 टाइम पे यहाँ पे था, T2 टाइम पे यहाँ गया, तो टाइम कितना मिला फैलने का, T2 घटाओ T1, तो T2 घटाओ T1 इंटू भी कर दीजिएगा, तो इतना बराबर ये B हो जाएगा। नहीं समझे? तो इस ढंग से क्या हुआ, इस सतह के से निकले हुए जितने ये इस तरह के होंगे, सबको ये छूता हुआ जो सतह होगा, यही जो है ये जो सतह है वो इस ये यहाँ पर जो वेव फ्रंट था, ये जो यहाँ पर जो ये वेव फ्रंट था, यहाँ पर जो वेव फ्रंट था, ये वाला जो वेव फ्रंट था, आप ये बूझिए कि यही यहाँ से सड़क करके यहाँ पे ये वेव फ्रंट का नया पोजीशन हो गया। नहीं समझे? तो ये कहता, फिर देखिए अब थ्योरी को पढ़िए। जब कोई तरंग किसी ऐच्छिक सतह पर पहुंचता है तो उस ऐच्छिक सतह के जितने बिंदु हैं प्रकाश के द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं, प्रकाश के द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं, जो द्वितीयक तरंगिकाएं गोलीय, जो द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। बाद के किसी समय पे इन सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ जो सतह होता है वही मूल मान ओरिजिनल वेव फ्रंट का नया पोजीशन होता है उस बाद के समय में। माने यहां से देखिए, आपको यहाँ ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे ये चीज यहाँ जो दिख रहा है ऐसा ही चीज आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ एक कैसे पहुंचा, उसकी कहानी क्या है कि सतह पे के जितने थे ये सेकेंडरी सोर्स बन गए और सबने सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित किया। ठीक है, वो जितने थे सब जब एकदम सटा 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 सटा, ये तो अनंत है, तो सबका जो सतह एक खास बाद के टाइम पे सोचिएगा, तो बाद के टाइम पे टाइम के हिसाब से इसका रेडियस होगा। आप किस टाइम पे सोच रहे हैं? मान लीजिए T1 टाइम पे सोचे, बाद के T2 टाइम पे सोचे, तो T2 टाइम एंड T1 टाइम के बीच में इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1। इतना टाइम में यहाँ से जो स्फेरिकल वेवलेट उत्सर्जित हुए होंगे उनका रेडियस हुआ होगा V2 T2 माइनस T1 इंटू भी, T2 माइनस T1 इंटू भी, इतना रेडियस का निकला होगा। तो ये यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट निकले हैं, इन सभी जो सेकेंडरी वेवलेट है इनका जो ज्योमेट्रिकल इनवेलप, अंग्रेजी में बोलते हैं इसका जो ज्योमेट्रिकल इनवेलप होगा वही वेव फ्रंट का, या वो जो ओरिजिनल वेव फ्रंट है, जो मूल वेव फ्रंट है, इसका बाद के उस समय पे नया पोजीशन होगा। कुछ मजा आया कि नहीं आया? सिद्धांत समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया, ये सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए। बोलिए। तो हम लोग क्या बोले कि आपको एक फिर इसको यहाँ रखते हैं। ओके, एक रफ आप लोग को फिगर बना के जल्दी में समझा देते हैं, फिर इस बात को इसको यहाँ रहने देते हैं। काम करते हैं, आप यहाँ देखो हम क्या बोले, थोड़ा रफ एंड क्विक। एक बिंदु था, ऐसे समझो, ये मेन सोर्स था, यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो मान लीजिए यहाँ से वेव फ्रंट निकले होंगे, नहीं निकले होंगे? इसे हर एक डायरेक्शन में गया कि नहीं? यहाँ से अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ऐसे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो यहाँ से ऐसे, इसको थोड़ा सा, ये सोर्स हो गया, यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एक यहाँ से पहुंचा, इस सतह पर पहुंचा, इस सतह के डिफरेंट पॉइंट पर पहुंचा कि नहीं डिस्टर्बेंस? बोलो ना।
तो एक वेव फ्रंट तो यहाँ पर दिख रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये T1 टाइम पे पहुंच रहा है, यहाँ t बराबर 0 पे इमिट हुआ था, तो इसका रेडियस क्या हुआ होगा, इसका रेडियस यहाँ से जो चला इसका रेडियस अगर a है तो ये हमारा a बराबर कितना हुआ होगा v t1 रेडियस का एक वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट प्रोपेगेट कैसे करता है आगे, ये अगर हमको पता करना है तो उसका क्या हम लोग सोचेंगे कि ये सतह पर जब डिस्टरबेंस पहुंचेगा तो ये एक नया सोर्स बन जाएगा जिसको सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे, और जो सेकेंडरी सोर्स बनेगा ये भी क्या करेगा, वही धंधा करेगा जो ये धंधा किया है। जो मूल सोर्स के पास से जिस तरह से स्फेरिकल वेव्स निकल करके प्रोपेगेट करना शुरू किया है, अब ये जो सतह पर जब पहुंचेगा तो ये सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे, एंड यहाँ से भी उसी तरह का स्फेरिकल वेव्स निकल करके आगे जाएगा, उसको हम लोग नाम दे दिया है सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब हम क्या करें कि एक ऐसे समझें कि हम बाद के समय पर विचार कर रहे हैं, एक समय हमारा T2 है, इस T2 समय पर बात कर रहे हैं। अब ये जो सोर्स बना है ये कब बना है, T1 टाइम पे, तो यहाँ से जो वेव निकलेंगे T2 टाइम पे सोचिएगा, तो ये T2 माइनस T1 आई इंटू वेव का स्पीड कर दीजिएगा, तो एक बी रेडियस का इतना रेडियस का यहाँ से वेव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ से जो सेकेंडरी सोर्स से जो वेव्स निकलेंगे उनका रेडियस कोई पूछे बाद के समय T2 पे बात करें तो वो T2 माइनस T1 टाइम आई इंटू भी कर दीजिएगा, तो इतना रेडियस का वहां से निकलेगा। जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे स्फेरिकल उसका रेडियस इतना होगा T2 माइनस T1 इंटू भी, ये बी रेडियस का होगा। वो हम एज्यूम कर रहे हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा छोटा बना रहे हैं सुविधा के लिए, और देखिए इसी का कॉपी कर कर हम इस पर रखते जा रहे हैं। ऐसे यहाँ रख दिया, स्फेरिकल रख रहे हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, हम उन लोग को मेन फोकस करना है फॉरवर्ड वाला में। ठीक है, ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हैं, रिपीट ताकि समझ में आ जाए। देखिए बच्चा को इसमें बहुत परेशानी होती है, ये बात हम जानते हैं, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा रिपीट करना जरूरी है। आदमी जब कॉन्सेप्ट हो जाता है ना तो याद करने में सहूलियत होती है, और नहीं तो वो याद नहीं कर पाता है। अनंत निकलेगा ना, इस सतह पर कितने बिंदु हैं, अनंत है, ये अनंत जो है इस तरह से जब सोर्स बनेगा तो अनंत निकलेगा, कुछ पीछे भी जा रहा है कुछ आगे भी जा रहा है, तो आपको पीछे वाले पर नहीं फोकस करना है, केवल आपको आगे वाले पर फोकस करना है। आप देखिए तो ये आगे वाला की बात हम अगर करते हैं, ये आप लोग को दिखना चाहिए, इसको यहाँ से देखिए तो ये आपको जो है मान लीजिए ये सोर्स बना, तो यहाँ से जो निकला हुआ वो एक कुछ ऐसे है, यहाँ से जो निकला हुआ इस बिंदु से वो कुछ ऐसे है, बोलो यहाँ से मान लीजिए एक, फिर ये इसकी बात सोचें तो कुछ ऐसे है, बोलो ये सब यही ना आगे की तरफ ये डिफरेंट बिंदु से निकला हुआ है। समझ गए। अब आप देखिए इसमें से एक आप लोग के लिए हम क्या देखिए ये हो गया,
समझ गया कि नहीं? ये इस ढंग का हो गया। अब आप लोग यहाँ देखिए, तो आप अगर यहाँ गौर करके देखें, यहाँ ये ऐसे था ना, ऐसे था, ये ना था, ये वेव फ्रंट था। अगर आप गौर करके देखें तब बाद में यहाँ से ये सबको छूता हुआ अगर सतह इसमें देखिए, तो ये लार्जर, ये तो छोटा रेडियस का ना है। एक मिनट, अब तो ये बनेगा लार्जर रेडियस का बनेगा। तो आप ये देखिए, ये सबको छूता हुआ एक सतह की कल्पना करिए ऐसे। कुछ समझे कि नहीं? तो ये जो ये आगे को जितना निकला था, ये सबको छूता हुआ ये आपका सतह है कि नहीं? बोलो ना। तो ये जो जो चीज यहाँ था, ये चीज फैल करके अब ऐसे आ गया, नहीं समझे? तो ये जितने यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट होंगे, उनको स्पर्श करता हुआ जो सतह होगा, जिसको इन्वेलप बोले हैं, ज्योमेट्रिकल इन्वेलप कहेंगे, वही वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा। तो ये हो गया मूल। मान लीजिए इसको अगर यहाँ से हम अगर सोच रहे हैं, तो यहाँ से ये हमारा यहाँ आया, तो यहाँ का चीज देखिए, यहाँ जो चीज यहाँ ऐसे जो चीज था, ये ऐसे जो वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट अब वो यहाँ आ गया। तो यहाँ का चीज यहाँ कैसे पहुंचा, क्या होता है इसमें, कैसे ये बनता है, तो उसके बारे में हाइजन साहब क्या बताए कि जब किसी सतह के डिफरेंट बिंदु पे कोई वेव पहुंचता है, तो उस सतह के जो डिफरेंट बिंदु होते हैं वो लाइट के सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं, जो सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करते हैं। वहां से जो वेव निकलता है स्फेरिकल, यहां से जो स्फेरिकल वेव निकलेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। उसको तरंग नहीं बोलेंगे, उसको तरंगिका बोलेंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहां से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, बाद के समय में सबका कुछ कुछ रेडियस होगा कि नहीं? अब बाद के समय पे बात की है तो सबका बराबर रेडियस का लेकर सोचा है कि नहीं? यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो है ये डिफरेंट तरंगिका निकलेगी। ठीक है, ये जो तरंगिका होगा, इन सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ जो सतह होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि वो वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा। मान लीजिए कि एक टाइम पर का वेव फ्रंट निकल गया, ये T1 पर का वेव फ्रंट हमको निकल गया है। अगर हमको T2 टाइम पे अगर वेव फ्रंट निकालना है और T1 पर का मालूम है, T1 पर का वेव फ्रंट मालूम है और T2 पर टाइम पर का वेव फ्रंट हमको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये T2 माइनस T1 इंटू भी कर देंगे, तो एक बी रेडियस हो जाएगा। तो इसके डिफरेंट सतह से स्फेरिकल वेवलेट इमिट होंगे जिनका रेडियस बी के बराबर होगा। अब बी रेडियस का इसके सतह से हम सब खींच दिए, है कि नहीं? और उसको हम सभी को ये स्पर्श करता हुआ जो हमको सतह मिला, ये जो सतह है यही इस वेव फ्रंट का बाद के टाइम पे एक नया पोजीशन है। तो हम एक वेव फ्रंट मिल जाए किसी टाइम पे, तो उस वेव फ्रंट से बाद के टाइम पे वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देता है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। कहता है कि जब भी किसी सतह पे, वैसे हम तो ये बड़ी इसमें थोड़ा सा स्मार्ट काम किए हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए कि ये जो हम जो सतह जो यहाँ पर लिए हैं, ये एक वेव फ्रंट ही ले लिए हैं। तो वेव फ्रंट ले लिए हैं तो हमको इसमें फायदा क्या मिला है कि इस वेव फ्रंट के जितने बिंदु है एक साथ फेज में है, सब एक साथ सोर्स बने हैं। तो सब एक साथ सोर्स बने हैं, तो यहाँ से जो निकलेंगे सबका रेडियस बराबर होगा। तो सब बराबर रेडियस का लेकर के ड्रॉ करके एंड सबका इन्वेलप ड्रॉ कर दिए। लेकिन अगर ये वेव फ्रंट नहीं होता, कोई ऐच्छिक सतह होता, तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। ये बोलता है कि जब किसी भी ऐच्छिक सतह पे, ये तो हम सुविधा के लिए हम एक वेव फ्रंट ही ले लिए थे ताकि इसके डिफरेंट बिंदु से जितना निकलेगा बाद के समय पे सबका रेडियस बराबर होगा। सब बराबर रेडियस का लेकर के हम ड्रॉ किए, देखे कि नहीं? वेवलेट देखे हैं और सब वेवलेट को टच करता हुआ सतह देखे हैं। तो ये जो हमारा जो सतह जो दिख रहा है, ये जो है हमारा बाद वाला जो सतह है, समझ गया कि नहीं? इसको हम इतना रेडियस का अगर एक सतह ले लें, एक हम एक बड़ा एक ऐसे इसमें सेट करें, इसमें अगर हम सेट करेंगे ना, तो देखिए इसको रेडियस ले करके, ये थोड़ा बड़ा रेडियस का है और छोटा करते हैं। देखिए तो इसमें फिट कर गया कि नहीं? नहीं, सबको छू रहा है कि नहीं? देखिए आप अगर देखें इसको, इसका रेडियस बढ़ा है,
ये वाला सतह जो हम ड्रॉ किए इसको हटा करके और इसको इसमें देखिए, तो इसमें अगर हम फिट करें तो आपको दिख रहा है कि नहीं कि सबको छूता हुआ जा रहा है कि नहीं है? बोलिए। तो जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है, हमको टाइम टी पर का वेव फ्रंट मालूम है, तो बाद के टाइम T2 पर का वेव फ्रंट अगर हमको निकालना है तो कैसे निकाले? तो इस सतह के डिफरेंट बिंदु से स्फेरिकल वेवलेट हम लोग इमिट कराए, उसका रेडियस पता कर लिए, ठीक कि नहीं? उसके हिसाब से सबको ड्रॉ कर दिए और सबको छूता हुआ जो सतह है, दैट सतह इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो ये ओरिजिनल इसको माने, तो ये बाद वाला टाइम पर का निकल गया। तो एक टाइम पे अगर वेव फ्रंट हमको मालूम है तो बाद के टाइम पे हम वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम हाइजेंस प्रिंसिपल से कर सकते हैं। जब भी, कैसे बोलिएगा, जब भी किसी ऐच्छिक सतह के विभिन्न बिंदु किसी तरंगाग्र के द्वारा पहुंचा जाता है, यानी तरंगाग्र वहां पर पहुंचता है, तो उस सतह के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो लाइट के द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं, जो गोलीय द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित करते हैं। बाद के किसी समय पे जो तरंगिकाएं मिलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ जो सतह होगा, ज्योमेट्रिकल इन्वेलप होगा, वो सतह ही उस बाद के समय पे इस ओरिजिनल वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा। लिखा पाएगा कि नहीं? सोच सोच के भी लिख सकते हैं, सोच के। जब भी किसी ऐच्छिक सतह के विभिन्न बिंदु पे कोई तरंगाग्र पहुंचेगा तो उस सतह के जो बिंदु हैं प्रकाश के द्वितीयक स्रोत बनेंगे, जो द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। आगे वाला लेना है, पीछे नहीं, आगे के दिशा में बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का जो स्पर्श सतह होगा, वहीं बाद के किसी समय पे ये जो वेव फ्रंट है उसका नया पोजीशन होगा। पता नहीं हुआ कि नहीं? कुछ समझ में आया? बात जमी कि नहीं जमी? ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो अब पूरा खेल आसान है। वेवलेट सेकेंडरी सोर्स, क्या बोलेंगे? एक शब्द क्या आया? सेकेंडरी सोर्स। इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी सोर्स मतलब द्वितीयक ये शब्द का इस्तेमाल करना है। ओरिजिनल वेव फ्रंट अब बाद का वेव फ्रंट। सिंपली एक टाइम पे वेव फ्रंट हमको मालूम है, बाद के समय पे हमको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि जब भी किसी ऐच्छिक सतह के विभिन्न बिंदु पे कोई तरंगाग्र वेव फ्रंट पहुंचेगा, मतलब वेव पहुंचेगा, तो उसके जो डिफरेंट पॉइंट है प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे, जो सेकेंडरी वेवलेट उत्सर्जित करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं जो कि गोलीय शेप में होंगी, गोलीय द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित करेंगे। बाद के किसी समय पे अगर हमको वेव फ्रंट का पोजीशन प्राप्त करना है तो बाद के समय पे यहाँ से इस सतह के विभिन्न बिंदु से निकली हुई जो तरंगिकाएं हैं, बाद के समय पे उन सभी तरंगिकाओं को ड्रॉ कर लेंगे। सबका रेडियस बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। जो पहले स्रोत बनेगा वहां से जो वेव निकलेगा उसका रेडियस बढ़ जाएगा, जो बाद में बनेगा उसका रेडियस कम होगा। लेकिन जो भी तरंगिका इस सतह के विभिन्न बिंदु से बाद के समय पे प्राप्त होंगी, उन सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ जो सतह होगा, वही उस बाद के समय पे वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा। और हम जब भी सोचेंगे तो आगे के दिशा में बढ़ती हुई जो तरंगिकाएं हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। समझ गया कि नहीं? तो नहीं लिख पाइएगा, दो चार बार बोलिएगा। आइए देखिए, अगर आप ये लिख देते हैं, सीधे स्टेटमेंट लिख देते हैं, मान लीजिए 2 नंबर में पूछा था, गुड। समझ गया कि नहीं? समझ पाए? अगर कंस्ट्रक्शन आएगा तो कंस्ट्रक्शन इसी आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नियम की जो व्याख्या हम लोग करेंगे, उसमें जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो यही तरंग यही चलेगा। अब इसको जो है
आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इसमें हम क्या बोले, तो देखिए जो लिखा, अब देखिए जब किसी सतह के, लिखा हुआ है, लिख दिया गया है बढ़िया से ताकि इसमें समय नहीं लगे। जब किसी सतह के विभिन्न बिंदु पर एक तरंगाग्र पहुंचता है तो वे बिंदु प्रकाश के द्वितीयक सेकेंडरी सोर्स, तो वे बिंदु प्रकाश के द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओके, बढ़िया सेंटेंस है, व्यवहार करने लगते हैं तथा उन बिंदुओं से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ठीक है कि नहीं? बाद के किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई आगे की दिशा की सतह ही, नहीं समझे क्या लिखा हुआ है? बाद के किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई आगे की दिशा की सतह ही, आगे की दिशा की इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई आगे की दिशा की सतह ही मूल तरंगाग्र की नई स्थिति होती है। कितना मजा इनका समझाए हैं, बोला जब भी किसी सतह के विभिन्न बिंदु पर कोई तरंग पहुंचेगा तो उसके जो विभिन्न बिंदु हैं प्रकाश के द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जब द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं तब वो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये द्वितीयक तरंगिकाएं गोलीय तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। तो बाद के किसी भी समय पे इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ आगे की दिशा का जो सतह प्राप्त होगा वही तरंगाग्र का नया पोजीशन होगा। सोच सोच कर नहीं लिख सकते हैं क्या? जरूरी नहीं कि जब किसी सतह के 2-4-10 बार बोलिएगा तब जाके लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखा पाएगा। उसके याद करके जाना है परीक्षा के लिए। जब किसी सतह के विभिन्न बिंदु पर एक तरंगाग्र पहुंचता है, एक तरंगाग्र पहुंचता है तो वे बिंदु प्रकाश के द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओके, दे बिकम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। तथा उन बिंदुओं से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ओके, उस बिंदु से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। बाद के किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को, बाद के समय पर, बाद के किसी टाइम की बात हो रही है कि किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई आगे की दिशा की सतह ही मूल तरंगाग्र की नई स्थिति होती है। बाद के समय में अंग्रेजी देख लीजिए, व्हेन डिफरेंट पॉइंट्स, जस्ट रिमेंबर इट, इसमें 5 मिनट टाइम देना होगा तब जाकर के आप परीक्षा में लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। और परीक्षा में भाषा खाली समझने से काम नहीं चलेगा, आप वहां पर रिप्रोड्यूस कर सकें, ये जरूरी है। तो बोलते हैं कि व्हेन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी सरफेस, आर्बिट्रेरी माने ऐच्छिक सतह, कोई सतह, when different points of an arbitrary surface are reached by a wave front, then they become secondary sources of light emitting secondary spherical wavelets. कितना सुंदर है। The geometrical envelope of all these secondary wavelets in forward direction at any later time is the new position of the original wave front. मजा आ गया कि नहीं? समझ गए बात को? समझ गए? सीधे सीधे समझना है। जब किसी सतह पे कोई वेव फ्रंट पहुंचेगा तो जैसे जैसे वेव फ्रंट उस सतह के डिफरेंट बिंदु पर पहुंचते जाएगा, उस सतह के डिफरेंट बिंदु प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स बनते जाएंगे। जब सेकेंडरी सोर्स बनते जाएंगे तो वो सेकेंडरी वेवलेट स्फेरिकल इमिट करते जाएंगे। तो बाद के किसी समय पे जितने सेकेंडरी वेवलेट प्राप्त होंगे, इन सभी सेकेंडरी वेवलेट को, आगे की दिशा वाला सेकेंडरी वेवलेट को स्पर्श करता हुआ जो सतह होगा, ये जो सतह होगा वही वेव फ्रंट का इस बाद के समय पे नया पोजीशन होगा। बोल दीजिएगा आप लोग। When different points of an arbitrary surface are reached by a wave front, then the points on this surface become secondary sources of light emitting secondary spherical wavelets.
the geometrical envelope of all these secondary wavelets in forward direction at any later time is the position of wave front, is the new position of original wave front. ओरिजिनल वेव फ्रंट जो था उसका दैट इज द न्यू पोजीशन। तो हम लोग को बनाना है तो क्या करेंगे, जब सतह पर जैसे जैसे वेव पहुंचते जाएगा उसको सोर्स मान करके वहां से सेकेंडरी वेवलेट निकालते चले जाएंगे। अंत में किसी बात के टाइम के लिए क्या करेंगे, देखिए जो पहले सोर्स बन जाएगा, यहाँ पर तो हम जो सतह लिए थे स्फेरिकल सतह लिए थे, एक वेव फ्रंट ही ले लिए थे, उस वेव फ्रंट के हर एक बिंदु पर वेव एक साथ पहुंचा था, सब एक साथ सोर्स बन गए थे, सब एक साथ बन गए थे, वहां से जितने निकले सबका रेडियस बराबर था, सभी सेकेंडरी वेवलेट्स का आराम से उनका ज्यामितीय सतह हम ड्रॉ कर दिए। वो भी एक स्फेरिकल सतह ही था जो ओरिजिनल सतह से कॉन्सेंट्रिक बन गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, रिफ्लेक्शन के नियम या रिफ्रैक्शन के नियम के व्याख्या में ये बात इस तरह का नहीं होगा, डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगा, डिफरेंट टाइम पर पहुंचेगा। तो जो पहले पर जहां पर पहुंच जाएगा वो पहले हो जाएगा। तो बाद के टाइम पे सोचना है तो किसको ज्यादा, नहीं समझे, जो बच्चा पहले जन्म गया वो तो अगले क्लास में न चला जाएगा, और जो बाद में जन्मेगा वो छोटे क्लास में रहेगा। आपका छोटा भाई मान लीजिए अभी स्टैंडर्ड 5 में है, आप मान लीजिए 12वीं में पहुंच गए, तो जो पहले सोर्स बन जाएगा वहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, जो बाद में बनेगा वहां से जो निकलेगा उसका बाद के समय पे देखा जाए, माने आज के डेट में देखा जाए तो आप बड़े हैं, इसी डेट में आपका भाई आपसे छोटा, मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर उससे छोटा, 4 नंबर उससे छोटा, 5 नंबर उससे छोटा, देयर आर सो मेनी ब्रदर्स लेट अस अज्यूम। तो क्या होगा, सब छोटे छोटे होंगे कि नहीं होंगे, कुछ समझ में आया। तब हम बाद में किसी खास टाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग टाइम पे सोर्स बनेंगे, वहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे उनका रेडियस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो भी हो उन सबको छूता हुआ जो सतह होगा, क्योंकि सब एक ही वेव फ्रंट से बने हैं, सब कैसे बने हैं, एक ही वेव फ्रंट से बने हैं, एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स से डिस्टर्बेंस किसी दूसरे सतह पर पहुंचा है, एंड वहां से सेकेंडरी वेवलेट निकालेंगे, वो अलग अलग रेडियस के हो सकते हैं होंगे, और उन सबका स्पर्श जो सतह होगा वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा। आगे वाला वेव फ्रंट पे फोकस करना है, आगे वाला वेवलेट पे फोकस करना है। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं, भाषा भी लिखी हुई है, थोड़ा देर के लिए हट भी जा रहे हैं, आप सही ढंग से इसको वीडियो को स्टॉप करिए, हिंदी इंग्लिश जो लिखना है लिख लीजिए। ओके, एक चीज हम आपको, अब रिफ्लेक्शन के नियम की व्याख्या हम बाद में करेंगे, ठीक है, उसके बाद के रिफ्लेक्शन के नियम की हम बाद में अगर व्याख्या करेंगे आप लोग के लिए। तत्काल एक चीज आप लोग को हम ये बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट की बात बोलेंगे। ये प्लेन वेव फ्रंट हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, गोलीय तो देख लिए, सर्कुलर देख लिए, गोलीय देख लिए, ये प्लेन की बात हम लोग सोचे। आप ये देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी गोलीय है, लेकिन इसके एक छोटे भाग पर हम विचार करते हैं तो प्लेन होता है कि नहीं, नहीं होता है। पृथ्वी एक गोला है कि नहीं, लेकिन गोला के एक छोटे पोर्शन पे विचार करिएगा तो प्लेन हो जाएगा कि नहीं। तो एक गोलीय स्फेरिकल वेव फ्रंट से का जो सेंटर है वहां से बहुत दूरी पे अगर हम जा करके एक छोटे पार्ट में विचार करें तो हमारा वो प्लेन हो जाएगा, नहीं समझे। ये हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर है, हम फोकस करने चल रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि इसी का यूज हम करेंगे रिफ्लेक्शन के नियम की व्याख्या में। प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र की बात कर रहे हैं। आप यहां देखिए, एक गोला की अगर आप कल्पना करते हैं ऐसे, एक बड़ा रेडियस का एक वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसका सेंटर है।
तो ये बड़ा रेडियस क्या, बोर्ड पर तो हम छोटा ही बनाए हैं लेकिन और बड़ा बुझिए। अगर ये सोर्स है तो यहाँ से तो निकलते जाएगा, ये लार्जर एंड लार्जर रेडियस का होते जाएगा। बोलिए, तो ये ऐसे है। स्फेरिकल फीलिंग के लिए हम ये बना दे रहे हैं। हो गया, गोला हो गया। बोलो, अब ये गोला से अगर हम बहुत दूर जा करके यहाँ पे हम बात करें, एक सतह इसमें से हम काटे, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो ये सतह आप लोग को प्लेन दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से एक सतह काट करके निकालेंगे ऐसे, ये देखिए, तो ये जो निकलेगा ये आपको प्लेन दिख रहा है कि नहीं? ये बाहर एक इसका टुकड़ा निकालेंगे तो आपको यहाँ गोला का भाग है ये, इसमें से एक हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचे ऐसे, ये सोचिए हम यहाँ से काट कर, इसमें फिट कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर फिट किया कि नहीं? बोलिए ना, ये फिट कर रहा है, इसका इसका इसी का भाग है ना। इसको काट करके हम यहाँ कर दिए। अब आपको बताइए हाउ डज इट लुक? प्लेन है। अच्छा, इस पर जो वेफर ऐसे जो जा रहे होंगे, ये सब आपस में यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से मान लीजिए ऐसे एंड ये ऐसे की बात करिएगा ना, ये जो है आप ये देखिए, ये दोनों लाइन लगभग समानांतर होगा। ये दोनों लाइन क्या होगा? लगभग समानांतर होगा। ये मान लीजिए हम फाइनाइट दूरी पर ही बोर्ड पे बनाए हैं, बहुत दूर से अगर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है कि नहीं? अब एक छोटे पोर्शन में विचार करेंगे तो प्लेन हो जाएगा, समझ गया कि नहीं? तो ये जो है एक गोले से बहुत दूर पे अगर हम बात करें तो हमारा प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। एक गोले से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के छोटे पार्ट पे सोचें तो उसको हम, ठीक है कि नहीं? ये माने a small portion of a wave front ठीक है, पढ़ा गया ना? ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रंट, एक सेकेंड, a small portion of a spherical wave front of large radius will be a plane surface। एक प्लेन सरफेस हो जाएगा कि नहीं? बोलो, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ लार्ज रेडियस विल बी ए प्लेन सरफेस। इसमें से अगर हम काट के अगर मान लीजिए यहाँ से हम अगर ऐसे एक सतह ऐसे निकालते हैं तो हमारा ये सतह क्या हो जाएगा? सतह देखिए, तो ये सतह आपको प्लेन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ये सतह आपको प्लेन दिख रहा है कि नहीं? ये आपको प्लेन सतह दिखा कि नहीं? कैसे एक प्लेन सतह वहां से काट करके निकालेंगे तो मिलेगा कि नहीं होगा? इस पर जो वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, ऐसे इस ढंग से वेव का प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। वेव फ्रंट है, प्लेन दिख रहा है लेकिन है तो वेव फ्रंट ही ना, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तो होगा ही। तो अगर ये प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर इसको होना है, अगर ये प्लेन सतह है इस पर परपेंडिकुलर होना है, ये प्लेन वेव फ्रंट आपको ऐसे, इस पर ये परपेंडिकुलर इस तरह से सतह, ये वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये जो होगा समानांतर रेज हो जाएगा कि नहीं? ये क्या बनेगा? अगर ये सतह प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है एक वेव फ्रंट है, तब यहाँ से जाने वाला जो ये रेज, इसको हम लोग रेज मान सकते हैं, नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हमने वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है, उसी को ना हम लोग रे बोलते हैं जी। तो ये इस तरह से हो बन जाएगा कि नहीं?
तो हमको प्लेन वेव, तो इतना पोर्शन से ही अगर हमको कहीं काम लेना हो तो इसको हम लोग स्फेरिकल ना सोच करके हम प्लेन सोच सकते हैं। तो वही बात बोल रहे हैं, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल wave front of large radius will be a plane surface, that is a that plane surface is a plane wave front, है तो wave front ही ना। thus we get a प्लेन वेव उसको बोलेंगे। प्लेन वेव फ्रंट अगर है, जिस वेव का वेव फ्रंट प्लेन है उसको प्लेन वेव, और जिस वेव का वेव फ्रंट स्फेरिकल है उसको स्फेरिकल वेव बोलो ना। वेव फ्रंट के हिसाब से प्लेन स्फेरिकल बोलेंगे। तो अगर वेव फ्रंट प्लेन हो गया तो उस वेव को क्या बोलेंगे, दैट इज ए प्लेन वेव। वेव फ्रंट अगर स्फेरिकल है तो उस वेव को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव। वेव फ्रंट समझ में आया है ना। अब ये प्लेन वाला पे हम अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा देर के लिए प्लेन के लिए एक हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। देखिए एक सुंदर सा काम हम लोग कर सकते हैं, इसको हम दिखा रहे हैं। ऐसे हम ऐसे बनाए कि हाँ ऐसे एक सतह की हम कल्पना कर रहे हैं। ये प्लेन सतह दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, एक प्लेन सतह, इसको घसका करके कि दूसरा तीसरा, ऐसे करिए। रुक जाइए आप लोग, बढ़िया नहीं हो रहा है। आप लोग ऐसे समझो, ऐसे हम बना ही दे रहे हैं। एक प्लेन सतह बना, ठीक है। इसमें हम भरते हैं, एक ऐसे बना है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी करके एक अलग ऐसे इसमें से निकाल दिए कुछ ऐसे। ये अलग अलग सब प्लेन है एंड पैरेलल है। रुक जाइए, थोड़ा देर के लिए कलाकारी कर लेने दीजिए हमको। बनाना चाह रहे हैं आप लोग, 3D इफेक्ट एक्चुअली हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक कॉपी करके हम ऐसे निकालें, इसको देखिए। फिर इसमें से ऐसे, आप लोग को समझाने के लिए देखिए कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कलाकारी है ये, ठीक है। आप ऐसे देखिए, हम क्या किए,
और आइएगा नहीं, आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोग के बाद में जो है ना बात जो समझ में आई, एक्चुअली बात आदमी जब समझता है ना तब मजा आता है। बोलिए, कुछ दिख रहा है? क्या कुछ फीलिंग डेवलप किया कि नहीं? नहीं डेवलप किया है। ये इस तरह का ये क्या दिख रहा है? प्लेन वेव फ्रंट से ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। नहीं समझ में आया? 3D इफेक्ट नहीं 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 मजा आ रहा है क्या? ये वेव है ऐसे, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये क्या हो गया? हमको क्या शो कर रहा है? ये हमारा जो है प्लेन वेव फ्रंट हुआ कि नहीं? ये वाला एक प्लेन वेव फ्रंट है। उसी तरह से ये भी क्या है? ये सब क्या है? ये जितना दिख रहा है सब प्लेन वेव फ्रंट्स हो गए। ये क्या हो गया? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया। स्पीड बढ़ा के देख लेना। वेव है, वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया। कुछ बात जमी कि नहीं जमी? अच्छा ये देखिए, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट हो गया इस तरह से। तो एक ज्यादा पोर्शन में से काटे थे तो प्लेन था, तो वेव फ्रंट हो गया। ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया। अब इसका 2D व्यू देखावे इसको, ये जो जितना जो दिख रहा है इसका हम लोग अगर ऐसे एक बना लिए हम लोग ऐसे, इसी का 2D व्यू बनाएंगे तो सब प्लेन 2D व्यू, तो प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऐसे ये वेव फ्रंट हो गए, दीज आर प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है कि नहीं? और यह ये क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये रे का डायरेक्शन हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए, ये 2D व्यू हो गया। ये सब क्या हो गए? ये हो गया आपका वेव फ्रंट। ये या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये रेज है, दीज आर रेज, ये तो हमारा रेज है। आई होप मजा आ गया है, नहीं आया? माने ये समझ, फिर कोई कुछ पूछेगा कि भाई देख इसमें दो डिफिनीशन आपको याद रखना है, एक वेव फ्रंट का और दूसरा हाइजन प्रिंसिपल। दो बात याद रखने वाला है।
नहीं याद रखिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। क्या बोले थे, एक ऐसा सतह जिसके पॉइंट्स जो हैं सेम फेज में दोलन करते हो, तो ऐसे सतह को क्या बोलेंगे, एक वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव के फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन होगा, माने वेव के मोशन का डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। अगर सर्कुलर चाहे स्फेरिकल है तो आप प्लेन, अगर वेव फ्रंट है तो उसके परपेंडिकुलर इस तरह से जाएगा। ये आपको दिख गया प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हम लोग के काम का ज्यादा है, ये आप लोग को जरूर स्पष्ट दिख रहा होगा। तो आई होप आप लोग बात को समझ गए। अच्छा, हाइजन प्रिंसिपल बोलेगा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि देखिए जब भी किसी ऐच्छिक सतह के किसी बिंदु पे या विभिन्न बिंदु पे कोई वेव फ्रंट पहुंचेगा तो इस सतह के विभिन्न बिंदु प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स होंगे जो स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट इमिट करेंगे। बाद के किसी समय पे जो सेकेंडरी वेवलेट मिलेंगे, उस सतह से इमिट किए गए जो सेकेंडरी वेवलेट मिलेंगे, उन सभी सेकेंडरी वेवलेट को स्पर्श करता हुआ आगे की दिशा में जो स्पर्श सतह होगा, ज्योमेट्रिकल इन्वेलप जो होगा, वही वेव फ्रंट का बाद के समय में नया पोजीशन होगा। मूल का नया पोजीशन माने बाद के समय में कैसे निकालेंगे, ये हाइजन कंस्ट्रक्शन से मिल जाएगा। नहीं समझे, नहीं याद कर लीजिएगा। व्हेन एवर एनी आर्बिट्रेरी सरफेस इज रिच्ड बाय ए वेव फ्रंट, it becomes different point on this surface becomes secondary sources of light emitting secondary spherical wavelets at any later time in forward direction. The geometrical envelope of all these secondary wavelet is the new position of the wave front. Original wave front is the new position of the original wave front at the later time. बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है कि नहीं। तो इतना याद रहेगा। अब अगला जो वीडियो है या अगला जो क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन के नियम की एंड रिफ्रैक्शन के नियम की व्याख्या समझेंगे हाइजन प्रिंसिपल के आधार पे। तो मान लीजिए आज एक वीडियो ए एक वीडियो और, दो वीडियो से अगर मान लीजिए हम लोग हाइजन का प्रिंसिपल समझ गए, वेव थ्योरी समझ गए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नियम का कैसे उसको ये करेंगे उसमें बता देंगे। समझ गए तो गुड, नहीं समझे तो कैसे बनाया जाता है ये कम से कम समझ करके परीक्षा में तो बना ही दीजिएगा। इतना काम तो कम से कम कर ही दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। वैसे समझने की गारंटी है, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया है कि कैसे वेव फ्रंट प्राप्त किया जाता है बाद के समय पे। एक टाइम पे वेव फ्रंट है तो बाद के समय पे वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, ये आप जो अगर समझ गए हैं हाइजन प्रिंसिपल से, तो आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नियम की व्याख्या कर लीजिएगा। बस एक क्लास में आपका इधर एक नंबर, ये आपका कुछ नंबर के मैंने वेव थ्योरी वाला बात हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग समय मिलेगा तो यंग्स एक्सपेरिमेंट भी देख लेंगे। ओके, तो रहने दे रहे हैं, ओके, यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं।